एजुकेशन विन रिसर्च में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें जीन का कैसे निर्माण हुआ, जीन कैसे आगे बढ़ता है, म्यूटेशन, मिटोसिस वगैरह सारी चीजें वन बाई वन जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये स्कूल है आपको साइंस एंड टेक के अंतर्गत। ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये आपको कारगर साबित होगा। तो इसको आइए समझते हैं डीएनए। पहले इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम बात करेंगे डीएनए का। ठीक है, जस्ट लेट मी सेलेक्ट पेन एंड देन आई स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्शंस के अंतर्गत डीएनए का। तो डीएनए के अंतर्गत डीएनए, ठीक है जी। तो डीएनए में हम बात करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल का। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बात करें तो डबल हेलिक्स विद शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डीएनए कैसे प्रेजेंट होता, किस अवस्था में प्रेजेंट रहेगा, तो ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में होगा विद इसके साथ शुगर फॉस्फेट अटैच्ड होगा एक बैकबोन की तरह ऑन द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के बाहरी तरफ, ठीक है, डीएनए का जो सेगमेंट है ये आपको मिलेगा। और ये जो है इसके साथ क्या क्या होगा, एक डबल हेलिक्स मॉडल होगा, डबल हेलिक्स मॉडल प्लस इसमें आपको शुगर फॉस्फेट भी आपको मिलेगा, है ना। इट कंप्राइजेस, तो डीएनए कंप्राइजेस डबल हेलिक्स मॉडल एंड प्लस शुगर फॉस्फेट। तो ये सब सारी चीजें आपको बेसिक चीजें जाननी चाहिए डीएनए के अंतर्गत। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबो या रिबो कह लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसमें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम अभी बात कर रहे थे राइबो न्यूक्लिक एसिड का। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द प्यूरिन्स एंड pyrimidines ऑन अपोजिट चेन्स। तो यहाँ पे जब डीएनए के अंतर्गत सेगमेंट में बात करेंगे तो यहाँ पे H बॉन्ड होगा। H का हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसका जो गठन होगा एक प्यूरिन और दूसरी तरफ एक pyrimidines होता है। ठीक है, pyrimidines, ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें अंतर्गत होगी, दोनों जो है अपोजिट चेन में अटैच्ड होंगे। सो अगर हम बात करते हैं ए ऑलवेज पेयर विथ टी, जी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको टी, जी और सी के साथ ए अटैच्ड होगा। ए स्टैंड्स फॉर एडिनाइन, तो अमाउंट ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू थाइमिन एंड देन गुएनाइन। तो ये तीनों बराबर होंगे, इक्वली होंगे। ए इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जी। ठीक है, ए इक्वल टू टी, टी इक्वल टू जी। तो एडिनाइन, ए स्टैंड्स फॉर एडिनाइन, टी स्टैंड्स फॉर थाइमिन एंड जी स्टैंड्स फॉर गुएनाइन। ठीक है, तो ए ऑलवेज पेयर विथ टी, ये किसके साथ पेयर होगा, जी के साथ पेयर करेगा, टी के साथ करेगा और सी के साथ करेगा। बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक बेस पेयरिंग की वजह से इसमें शेयर होता है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कंप्लीमेंट्री बेस क्या होता है, अब इसके नोट में समझिए। Pairing between DNA strands makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generations to generations। तो यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस है इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ये कंपेरिजन होगा और ये डाटा ट्रांसमिट होगा। इंफॉर्मेशन जो भी होगा, वट एवर इंफॉर्मेशन ए हैज दैट ऑल इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू बी आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो ए से बी की तरफ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो जब पेयरिंग होगा डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में तो एक यूनिकली तौर पे एक अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जहां पे डाटा को ट्रांसमिट की जाएगी और उसको स्टोर की जाएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, प्लाज्मिड ये एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाता है। तो प्लाज्मिड क्या है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत यूज होने वाला एक टर्म्स है
ठीक है, एक सब्सटेंस है, और इसके इसके अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इट हैज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या रखता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर रखेगा, जो कि समय टू समय या टाइम टू टाइम जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में भेजा करेगा। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कॉजेज जेनेटिक्स वेरिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन कब करेगा, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन कब होगा, ठीक है, जब कोई चीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दो हाई क्वालिटी की जो ब्रीड होती है उसका ब्रीडिंग करवाया जाता है, और उसके दौरान जेनेटिक्स उसमें वेरिएशंस की जाती है। सो बिकॉज ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ द जीन, क्योंकि यहाँ पे जीन्स ब्लेंड होता है, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर होना, ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सचर होना। क्रोमोजोमल इसमें चेंजेस हो जाएंगे क्रोमोजोम्स के अंतर्गत, क्योंकि हाई क्रोमोजोम अच्छा वाला आएगा, तो क्रोमोजोम्स के अंतर्गत आपको जेनेटिक जब चेंजेस होंगे तो क्रोमोजोम्स के अंतर्गत चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्स क्रोमोजोम अगर आपस में मिलेगा तो क्या निर्माण होगा, गर्ल फीमेल पैदा होगी, डॉटर बनेगी, ठीक है। और अगर एक्स प्लस वाई अगर हो जाए, ठीक है, बाकी तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं ना, ये दोनों सेम होते हैं, 22 प्लस, अब ये एक्स वाई और या एक्स एक्स यही जेंडर डिसाइड करता है। तो इसी तरह से ब्लेंडिंग जो जीन्स का हो जाए, क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो है जीन्स का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इसमें हम बात करते हैं वेजिटेटिव और क्लोनल प्रोपेगेशन। दो तरह के प्रोपेगेशन होते हैं, ठीक है, एक तो होता है वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव एंड देन क्लोनल, ठीक है, क्लोनल प्रोपेगेशन, ठीक है, क्लोनल प्रोपेगेशन होगा एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जो भी होगा एसेक्सुअल, इसमें सेक्स में एक्टिवेट नहीं होगा, एसेक्सुअल होगा, ठीक है, बिना सेक्स के जो है एक रिप्रोडक्शन होगा। जैसे डॉली एक सीप आई थी, ठीक है, डॉली सीप, ठीक है, डॉली लड़कियों का भी नाम होता है, तो डॉली जो है एक सीप का नाम रखा गया था, सीप मतलब भेड़। ये पहली क्लोन मैमल थी वर्ल्ड के अंदर। तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्लोन मैमल कौन सा है। फर्स्ट क्लोन अगर कोई मैमल है, ठीक है, मैमल और एनिमल का भी आपको कंसेप्ट पता होगा, ठीक है, तो मैमल जो है फर्स्ट क्लोन मैमल जो है जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है ना, वो मैमल से कैटेगरी में आता है, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, मेमोरी ग्लैंड। तो फर्स्ट क्लोन मैमल जो है वो डॉली सीप रही है। इसको डेवलप किया गया था कन्वेंशनल क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके। इसमें जो है क्लोनिंग हुई थी जो है एडल्ट सोमैटिक सेल, सोमा का मतलब बॉडी होता है, तो जो एडल्ट सोमैटिक सेल है उससे जो है एक क्लोन बनाया गया था। ठीक है, अब क्लोन को टर्म को समझिए, क्लोनिंग होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। शक्तिमान मूवी देखे हैं, मूवी नहीं सीरियल था, मूवी आती थी, ठीक है, खन्ना के साथ की, ठीक है। तो शक्तिमान मूवी में हूबहू एक उसी टाइप का एक दूसरा शक्तिमान बना दिया गया था, एक था गुड शक्तिमान, दूसरा था बैड शक्तिमान। तो क्लोनिंग के अंतर्गत एसेक्सुअल होता है वो, उसमें बॉडी का कोई भी एक पार्ट को निकाल लिया जाता है, बॉडी के पार्ट से उसके कुछ एलिमेंट्स को निकाले जाते हैं और उसको फिर क्लोन तैयार किया जाता है, ठीक है, मतलब उसी से जो है एक नया फिर से सेम टाइप का इंसान पैदा कर दिया जाता है। तो ये है आपको क्लोनिंग के दौरान। तो डॉली शिप का भी उसी तरह से निर्माण किया गया कि एडल्ट के सोमैटिक सेल से क्लोनिंग बनाई गई और फिर उसे डॉली शिप का निर्माण हुआ। और डॉली शिप को प्राइड महसूस हुआ होगा क्योंकि वो वर्ल्ड का पहला जो है क्लोन मैमल वर्ल्ड के अंतर्गत आया। अब उसे तो नहीं पता, लेकिन रियलाइज करवा दी जाए तो उसे भी प्राइड महसूस हो जाएगी। वर्ल्ड की जो पहली बुफेलो जो काफ थी, जो कि इस मेथड से आई थी, उसका नाम था, दैट इज हैंड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक से जो बना था, हैंड गाइडेड, ठीक है, हैंड के द्वारा गाइड करके क्लोनिंग टेक्निक से बना था, उसका नाम था गरिमा। ठीक है जी, गरिमा, क्या नाम था इसका, गरिमा, ठीक है। ये गरिमा एक एक्चुअली याद रखिएगा कि ये गरिमा है, जो गरिमा ये आपको, ठीक है, वर्ल्ड का पहला बुफेलो काफ दैट थ्रू हैंडेड गाइडेड क्लोनिंग टेक्निक। सेकंड जो बुफेलो काफ बना वो गरिमा बना, जो कि करनाल, करनाल कहाँ है, जैसा आप सब जानते हैं जो है हरियाणा के अंतर्गत है करनाल, ठीक है। यहाँ पे एनडीआरए के इंस्टीट्यूट है, डेयरी इंस्टीट्यूट, वो उसके उसके मदद से जो इसको बनाया गया था, गरिमा सेकंड बफेलो था। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुन तो काफी न्यूज में आता है, फलना की बेबी जो है टेस्ट ट्यूब बेबी से हुई, टेस्ट ट्यूब बेबी।
टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट में समझिए कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आउटसाइड द मदर्स बॉडी होता है, ठीक है, मतलब माँ के गर्भ से अलग, ठीक है, मदर्स की बॉडी से अलग अगर कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत होता है। तो माँ के फर्टिलाइजेशन सिस्टम हमेशा बाहर होगा। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल होगा, आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आता है ताइवान, दे प्रोड्यूस द फर्स्ट ट्रांसजेनिक ग्रुपिंग पिग्स, ठीक है, ताइवान जो है एक पहला ट्रांसजेनिक जो है पिग्स वगैरह जो है यह है जो इंट्रोड्यूस किया गया है ग्लोइंग ग्रीन प्रोटीन से इन द एम्ब्रायो ऑफ द पिग। पिग जो है सुअर के जो है एम्ब्रायो में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया और उससे जो है वर्ल्ड का पहला ट्रांसजेनिक ग्लोइंग पिग्स का निर्माण किया गया। वर्ल्ड की जो पहली फीमेल क्लोन कैमल थी उसको इंजाज कहते थे, ठीक है, वर्ल्ड की पहली फीमेल फर्स्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट कैमल जो है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा पैदा किया गया उसका नाम था इंजाज, ठीक है, इंजाज था। तो अब हम स्पेसिफिकली क्लोनिंग के बारे में बता रहे थे, जरा क्लोनिंग को समझिए थोड़ा इन डिटेल में। क्लोनिंग क्लोन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स है जिसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो आइडेंटिकल सेट में होगा। मैंने क्या बताया, शक्तिमान एक सीरियल आती थी, तो एक उसमें बैड शक्तिमान था, दूसरा उसमें गुड शक्तिमान था, तो दोनों आइडेंटिकल होगा, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में। तो उसी तरह से जो है एक और एन ऑर्गेनिजम्स विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल दैट इज कॉल्ड क्लोन। ये क्लोन आइडेंटिकल किसका, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब जिसकी बॉडी से सेल निकाल करके बनाई जाएगी उसी के जस्ट कॉल्ड आइडेंटिकल होगा एक क्लोन। जैसे डॉली थी, ठीक है, जैसे इंजाज था, ठीक है, ये सब जो क्लोन एनिमल थे। ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती। दैट आइडेंटिकल टू द पेरेंट इन ऑल कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर इसमें आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट क्लोन, ठीक है, मान लीजिए ट्विन्स बोलते हैं ना, ये दोनों भाई एक जैसे हैं, तो ट्विन्स ट्विन्स कभी भी क्लोन नहीं होते। आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट क्लोन एंड टू क्लोन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सेम। तो दो क्लोन अगर एक ऑर्गेनिज्म से निकाले जाएं तो वो सेम ही होंगे, कैरेक्टर वाइज भी और फिजिकल वाइज भी, ठीक है। तो कभी ट्विन्स को याद रखिएगा, कभी भी ट्विन्स को जो है क्लोन मत समझिएगा, ठीक है। ट्विन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लोन, ठीक है, वो नेचर वाइज सेम होते हैं, दिखने में अच्छे एक लगेंगे, लेकिन जो आइडेंटिकली कैरेक्टर सेम नहीं होता। ट्विन्स का आइडेंटिकल कैरेक्टर कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्विन का आइडेंटिकल कैरेक्टर विल नेवर बी सेम, ठीक है, दे आर डिफरेंट। तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिसको SCNT टेक्नोलॉजी कहते हैं, दैट यूज्ड इन द एम्ब्रायनिक स्टेम सेल रिसर्च। यहाँ पे जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर जो ट्रांसफर होता है, SCNT टेक्नोलॉजी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल एम्ब्रायनिक स्टेम सेल रिसर्च के दौरान किया जाता है, वो खास करके रीजेनरेटिव मेडिसिन को बनाने में, ठीक है, या थेराप्यूटिक क्लोनिंग के नाम से इसको भी जाना जाता है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग वो क्लोनिंग है जिसके अंतर्गत एम्ब्रायनिक स्टेम सेल रिसर्च के माध्यम से रीजेनरेट किया जाता है मेडिसिन को। So first steps in the process of reproductive cloning is human genome project। वो पहला स्टेप बताइए जो कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में मदद करता है, तो वो आपको जो था, ठीक है, वो आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ द जीन्स एंड इट्स सीक्वेंसेस। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, एक्चुअली आपको मेंस पर्पस में भी लिखने के लिए काफी मदद होगा साइंस टेक में। अगर आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं उसमें तो मदद करेगा ही, और साइंस एंड टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी एवरीडे साइंस में भी, ठीक है जी। तो कभी भी जो है इसको स्किप मत कीजिए। तो समझिए लाइन बाय लाइन, व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसी को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इट इज used to identify and mapping the genes and its sequences। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल जो है आइडेंटिफाई करने में और मैपिंग करने में, जीन्स का उसके सीक्वेंस का पता लगाने में किया जाता है। बात करते हैं स्टोम सेल, ठीक है, स्टोम सेल that had capacity to divide and differentiate into any types of cell in the body। बॉडी के किसी भी पार्ट में जो भी कोई भी सेल हो
उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है स्टेम सेल के अंतर्गत कि वो डिवाइड कर सके और उसको डिफरेंशिएट कर सके। सो अनडिफरेंशिएटेड बायस सेल को हम स्टेम सेल कहते हैं। व्हाट इज अ स्टेम सेल? ठीक है, ये सेल वो सेल नहीं है जो आप समझ रहे। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो स्टेम सेल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, स्टेम सेल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड एक बायोसेल है। ठीक है जी, अनडिफरेंशिएटेड एक बायोसेल है, इसको हम स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो उसको डिवाइड करे, उसको डिफरेंशिएट करे। ठीक है, बॉडी के अंतर्गत जो भी सेल्स होते हैं उसको डिफरेंट टाइप से। तो ये आपको सेल्फ रिन्यूअल होता है। ठीक है, स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड बायोसेल्स है और इसको जो है आप सेल्फ रिन्यूअल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल जो है सेल्फ रिन्यू करता है। ठीक है, सेल्फ का मतलब खुद, सेल्फ रिन्यू करेगा। ठीक है, तो स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड बायोसेल्स होता है और ये अपने आप को सेल्फ रिन्यू करता आता है। सो स्टेम सेल्स और को प्रोजेनेटर भी कहते हैं, दैट सेल्स एक्ट्स एज ए रिपेयर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्टेम सेल को क्या कहते हैं? प्रोजेनेटर। प्रो का मतलब जो जनरेट करने वाला होता है। ठीक है, प्रोजेनेटर। अगर किसी शब्द के साथ अगर प्रो लगा दीजिए, प्रो इंडियन, ठीक है, तो मतलब इंडियन के सपोर्ट में। ठीक है ना? अब तो जो भी प्रो होगा वो मतलब समझिए उसके सपोर्ट में होगा। तो प्रो जेनिटल मतलब जीन के सपोर्ट में होगा तो स्टेम सेल। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा प्रोजेनिटल, प्रोजेनिटल। ठीक है, जेनिटर। ठीक है, प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर। हाँ, प्रोजेनिटर ये आपको हमेशा जीन के सपोर्ट में होगा। तो एक ये काम करेगा रिपेयरिंग सिस्टम के तरह, रिपेयरिंग सिस्टम के तौर पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिपेयरिंग सिस्टम्स ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी को रिपेयर करता है। तो ये आपको स्टेम सेल, इसी से क्लोनिंग की जाती है। तो ये आपको सारी चीजें पता होगी। अब आता है इसमें हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है दैट फॉर्म्स ए हाइब्रिड सेल्स लाइंस। ठीक है, जिसको हाइब्रिडोम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिड सेल्स बनाए जाते हैं जिसको हम हाइब्रिडोम्स कहते हैं। ठीक है, दैट फॉर्मिंग हाइब्रिड सेल्स। अब बीटी कॉटन का नाम सुने होंगे। बीटी कॉटन एक ब्रिंजल था, उसमें उसको जब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया तो बीटी कॉटन इससे बनाया गया। तो ब्रिंजल्स के कुछ चीजों को ला करके, ठीक है, जिसको बैगन बोलते हैं, उसके गुण कुछ प्रॉपर्टीज को कॉटन के साथ मिलाया गया ताकि इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन बने। ठीक है, बीटी कॉटन। ठीक है, ब्रिंजल के कुछ स्ट्रेंथ को उठाए गए और कॉटन के साथ इसको इंटरमिक्सिंग की गई और उसके साथ बनाया गया इंसेक्ट रेसिस्टेंस कॉटन। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो इसका नाम दिया गया, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, बैसिलस। ठीक है, थ्यूरिंजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, इसमें जो है आपको बीटी कॉटन के निर्माण में हुआ। उसी तरह से बीटी ब्रिंजल्स आया। ठीक है, ये आपको इंसर्टिंग से जीन दैट इज कॉल्ड cry1ac दैट फ्रॉम द सॉइल्स, सॉइल से cry1ac के जीन को लाया गया और इसमें इंसर्ट किया गया और ये भी इसमें जो बैक्टीरियम हुआ बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस का इस्तेमाल किया गया। ये इंसेक्ट रेसिस्टेंस या पेस्ट रेसिस्टेंट हुआ। ठीक है, तो पहले के बैगन में जो देखते होंगे, ऐसे बैगन के अंतर्गत क्या पाया जाता है? सल्फर। ठीक है, और बैगन मतलब बेगुना बोलते हैं, इसके अंदर माना जाता है कि ये सब्जी जो है बेगुना होता है। और एक चीज और जान लीजिए डेली यूज के लिए, सल्फर जो है ना ये आपको डर्मेटोलॉजी डर्मा क्या होता है? स्किन होता है। तो सल्फर जो है डर्मा मतलब स्किन के अंतर्गत ये आपको ईचिंग क्रिएट कर देती है और पिंपल्स वगैरह भी क्रिएट करती है। तो ज्यादा सल्फर का सेवन जो है हानिकारक होता है। ठीक है, तो ज्यादा सल्फर, अति सर्वत्र बज्जेत, एक कहावत हमेशा है, अति किसी भी चीज का सही चीज नहीं है, अति नहीं होनी चाहिए, मध्य मार्ग अपनाइए। तो बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो इंसेक्ट रेसिस्टेंस है, पेस्ट रेसिस्टेंस है। अब समझिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। ये सब चीजें सब पता ही है आपको, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आया तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज का, तो आपको सब पता है। ठीक है, हर इंसान के अंतर्गत एक टीचर बसा हुआ, बस एक मेंटर का ये काम होता है कि उसके अंतर्गत की उसके टीचर को जगा देना। तो
दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड एजुकेशन विंड रिसर्च, ताकि एजुकेशन विंड जो है आपको एक हवा के माध्यम से, ठीक है, एजुकेशन की एक हवा जो बहे, एक बयार जो है इस जग में फैलाया जाए, ताकि आपके अंतर्गत जो टोटली इटर्नल और चेरिश रीडर वाली जो क्वालिटी है ना, वो निकल करके आए और आप भी जो है टीचर्स वाली जो है एटीट्यूड्स में और एप्टीट्यूड्स के अंतर्गत सेट कर जाए अपने आप। तो मेरा मकसद यही है और यही मकसद की वजह, इसी मकसद से जो है हम लोग की ग्रुप ने जो है एजुकेशन विंड रिसर्च बनाया है। ठीक है, तो आइए और इसका लुत्फ उठाइए। ज्ञान बढ़ रहा है, इसको ज्ञान बांटिए भी, प्रचार प्रसार भी कीजिए। ठीक है, अच्छी लगे तो इसको आगे भी सर्कुलेट कीजिए। ठीक है, और ये जो मैं चीजें सारी बता रहा हूँ उसको व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ करके रखने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी मुझे समझ में है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग समझिए। जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है ये आपको आइडेंटिफाई करता है जेनेटिक्स इंडिकेटर्स को। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या करता है, आपको जी इंडिकेट करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी हो, देखो ये चीज है, वो चीज है, इस तरह की चीजें वो तो आइडेंटिफाई करेगा जेनेटिक्स इंडिकेटर को। उसके बाद सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस फॉलो करना, एक लैग। सीक्वेंस का मतलब एक लैग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यही सीक्वेंसिंग। पहला ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेप को स्किप कर जाइएगा और सीधे चले जाइएगा। अब लेडर पे चढ़ना है तो एक स्किप तो कई बार कर जाते हो, लेकिन लेडर पे चढ़ने का सही तरीका है लेडर बाय लेडर आप चढ़ते जाइए। तो टू आइडेंटिफाई जेनेटिक इंडिकेटर्स फॉर डेवलपिंग डिजीज रेसिस्टेंस एंड ड्राई टॉलरेंस इन द क्रॉप्स, टेक लेस टाइम टू डेवलप क्रॉप्स एंड टू अंडरस्टैंड बूस्ट पैथोजेंस रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। तो जीनोम सीक्वेंसिंग करने का ये तरीका है कि आप पेस्ट रेसिस्टेंस को समझिए, क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझिए क्रॉप्स के अंतर्गत, और फिर जो है मान लीजिए कहीं ड्रॉट्स का कंडीशन है तो वहाँ पे कुछ ऐसे पौधे का जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत बनाया जाए ताकि वो जो है ड्रॉट रेसिस्टेंस हो, क्योंकि जब ड्रॉट्स होती है तो पेड़ पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रेस को कम करना है ताकि वो अच्छा फ्रूट दे सके। कभी भी स्ट्रेस में जो है कोई भी आदमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जो पेड़ पौधे हैं वो बेचारे जब स्ट्रेस में होंगे तो फल कहाँ से अच्छा देंगे, फल जो है अच्छा से नहीं होगा। मतलब पर हेक्टेयर जो आपका यील्ड है एग्रीकल्चर का, वो आपको बढ़िया से कहाँ से आएगा। ठीक है जी, पर हेक्टेयर जो यील्ड है, यील्ड का मतलब जो प्रोडक्ट है, मतलब क्रॉप्स का जो ग्रेन्स वगैरह, वो नहीं होगा। तो स्ट्रेस से बचाना है और उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। अब एक आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, ये पहली कॉमर्शियल ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था। ठीक है, पूछ देगा कि बताइए फर्स्ट कॉमर्शियली ग्रोन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कौन सा था, तो टोमेटो की जो वेराइटी थी फ्लेवर सेवर। आजकल टोमेटो भी को भी जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया। पहले टोमेटो गल सड़ जाता था, तो टोमेटो जो है बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक्चुअली पेरिसेबल आइटम्स में आता है, पेरिसेबल आइटम्स के अंतर्गत होता है। पेरिसेबल्स वो आइटम्स है जो बहुत कम समय के अंतर्गत नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये अपना जो है सड़ने गलने लगता है। ठीक है, तो ये पेरिसेबल आइटम्स। और नॉन पेरिसेबल वो आइटम है जो जल्दी सड़ता गलता नहीं है, उसको स्पेशल केयर की उतना ज्यादा जरूरत नहीं होती, जैसे गार्लिक। ठीक है, उसके बाद ओनियन। ठीक है, अब ये पेरिसेबल उतना आइटम नहीं है। वनस्पति वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ, ये सब जो है पेरिसेबल। टोमेटो सबसे ज्यादा जल्दी सड़ता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो अब इसके अंतर्गत हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था। ठीक है, गैलिक्ट्रो जिसमें मिलाया जाता था। इसके फ्लेवर सेवर जो टोमेटो बनाया गया उसमें पीजी के द्वारा बनाया गया, गैलेक्टुरोनुज के द्वारा बनाया गया। तो टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी एंड जीन साइलेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एम्प्लॉयड फॉर बायोपेस्टिसाइड्स, उसमें अच्छा कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बायोपेस्टिसाइड के बनाने में, तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल, फंगी का निर्माण, फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें नीम का है। ठीक है, अब आजकल देखिए नीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम जो है आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीम जो है नीम कोटेड आपको यूरिया मिल रहा है। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया भी दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है जी, नीम कोटेड यूरिया। अब ये जो नीम कोटेड यूरिया है इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये होगा कि पेस्ट रेसिस्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे पेस्ट को एक जो है क्लियर कर देगा। सो बात करते हैं टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी का। इसके अंतर्गत अब हम बात करें एक नई टेक्नोलॉजी है टर्मिनेटर सीड। टर्मिनेट क्या करेगा, अलग कर हटा देगा उसको। टर्मिनेटर जैसे ट्रेन टर्मिनेट्स एट स्टेशन। ठीक है, या ट्रेन मतलब
टर्मिनेट मतलब वहां जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद वो आगे नहीं जाएगी। दिल्ली मेट्रो के अंदर जब चलते होंगे तो देखा जाता है कि ट्रेन टर्मिनेट्स एट कुतुब मीनार। तो उसी तरह से एक टर्मिनेटेड सीड टेक्नोलॉजी लाई गई, जिसके अंदर इसका काम यह है कि 3 जीन को ये इंसर्ट करेगा, इंसर्टिंग 3 जीन। टर्मिनेशन पॉइंट पे जो है ट्रेन आती है, इंसर्ट होती है। That increases the possibility of growing plants which one not capable of producing germinable seed। तो टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी के अनुसार ये जो है जेनेटिक्स यूज रेस्ट्रिक्शंस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शंस टेक्नोलॉजी GURTS के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल, इसमें 3 जीन को इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करने से होगा क्या कि ये पॉसिबिलिटी जो होगी प्लांट्स के ग्रो करने की, उसको बढ़ा देगा। एंड दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग जर्मिनेबल सीड्स। तो इससे में एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो जर्मिनेबल सीड्स अभी तक जो प्रोड्यूस हो रही थी, जो मतलब सड़ा गला, जो देखते हैं कई बार किसी सीड्स के अंतर्गत जर्म्स लगा होता है, ठीक है, कीटाणु वगैरह, तो जो जर्मिनेबल सीड्स है उसके प्रोडक्शन में इसमें इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको ये टर्मिनेटर, ठीक है, ये है आपको टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो जर्मिनेबल सीड्स है उसमें वो उसको टर्मिनेट कर देगा, उसको कट कर देगा, ठीक है। जो अच्छी सीड्स होगी वो ग्रो होगी। तो ये याद रखना है कि इसके अंतर्गत अच्छी जीन जो है उसके 3 गो टाइप जो है जीन अच्छे अच्छे डाल दिए जाएंगे, ताकि जो गलत वाला है जीन वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और यील्ड प्रोडक्ट के तौर पे एक आपको अच्छी टेक्नोलॉजी से, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की मदद से दी जाती है। जेनेटिक्स मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स that to make them produce sterile seeds, that is known as suicide seed। अस्टेराइल का मतलब आदमी बंजर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एक्चुअली इसी पे मेरे एक कवि हैं, ठीक है, बहुत अच्छे खासे नाम है, जो मैं अक्सर कवियों को सुनता रहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जमीर यहाँ का की उर्वर है, सॉरी, जमीन यहाँ की उर्वर है, नॉट जमीर, सॉरी, जमीन यहाँ की उर्वर है, बस जमीर लोगों का बंजर है, ठीक है। जमीन यहाँ की उर्वर है, उर्वर का मतलब होता है फर्टाइल, बस जमीर लोगों का बंजर है। बंजर का मतलब फर्टाइल, मतलब दे पीपल आर इमोशनलेस, दे आर मनी माइंडेड पीपल, ठीक है, दे डोंट हैव इमोशंस, ठीक है, दे ओनली प्ले द गेम ऑफ माइंड, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो है वो बंजर कहलाते हैं। तो बंजर वो चीज है जो इनफर्टाइल है, ठीक है, इनफर्टाइल हो गया, वो फर्टिलिटी नहीं कर सकता। जमीन जो है उर्वर है, जमीन का मतलब जो लैंड होता है वो उर्वर है, उर्वर का मतलब फर्टाइल है। बस जमीर जो इंसान की जो अपनी चेतना होती है वो जमीर बेच दिया होता है, फिक्स खत्म हो गया होता है। तो ऐसे लोगों का बोलता है कि जो इंसान की जमीर बिक गई। तो जमीर बंजर हो जाने का मतलब इनफर्टाइल हो गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जमीन उर्वर हो और इंसान के अंदर का जमीर भी जिंदा रहे, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसमें कहा गया है। मैं बस समझाने के लिए कहा हूँ, इसका कोई खास अभिप्राय मेरा नहीं है, ये चीजें आपके दिमाग में सेट कर जाए, इसलिए मैंने इस तरह के थोड़े हल्के फुल्के शब्दों का इस्तेमाल किया। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट्स का जो है वो किया जाता है, कब किया जाता है, जब आप स्टेराइल सीड्स को, जो सुसाइड सीड्स है, उसको खत्म करते हो, ठीक है, ताकि वो सुसाइड सीड प्रोड्यूस करे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर द प्लांट दैट मेक देम प्रोड्यूस स्टेराइल सीड्स, वो स्टेराइल सीड बनाए, सुसाइड सीड बनाए, ताकि दूसरे को खुद सुसाइड, जैसे सुसाइड बॉम्बर होता है, ठीक है, खुद तो मरेगा ही, अगल बगल जो है वैगाबॉन्ड लोग उसको भी लेके चला जाएगा। इसी तरह से सुसाइड सीड्स बनाए जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और वांछे बीड इज फाउंड इन द टोबैको फील्ड। टोबैको जो फील्ड होता है उसके अंतर्गत और वांछे बीडिंग, बीड क्या होता है, ये अनवांटेड चीजें हो जाती है जो उग जाती है, जैसे जलकुंभी, ये अनवांटेड बीड है, इसके लिए जो है मतलब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बीड साइड को हटाने के लिए। तो टोबैको फील्ड के अंतर्गत और वांछे बीड पाए जाते हैं। गोल्डन राइस जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है, एंड इसमें येलो कलर का होता है, राइस में जो है येलो कलर का होगा, दैट रिफ्लेक्ट्स हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है, दैट कन्वर्टेड विटामिन ए इन द बॉडी। तो गोल्डन राइस के अंतर्गत एक बीटा कैरोटीन होता है जो कि येलो कलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये आपको विटामिन ए को कन्वर्ट करता है बॉडी के अंतर्गत।
तो बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल की बीमारी हो जाएगी बीटा कमी होगी तो। So this golden rice is called as a super rice, and the super rice was developed by Gurudev Singh Khus, जिसको GS खुस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना, गुरुदेव सिंह खुस। गुरुदेव सिंह खुस का नाम जानते हैं क्या? नहीं जानते थे? तो ये जान लीजिए कि गुरुदेव सिंह खुस हैं, इन्होंने एक सुपर राइस का निर्माण किया है। ठीक है, सुपर राइस, ठीक है, सुपरमैन। ठीक है, तो ये है भैया सुपर राइस। ठीक है जी, गुरुदेव सिंह, इसका क्रेडिट किसको जाता है? गुरुदेव, हम ही गुरु है, गुरुदेव। गुरुदेव ऐसे किसको कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने जनगण मन लिखा है। और वैसे कवि हैं जिन्होंने दो देश का जो राष्ट्रगीत लिखा है, एक राष्ट्रगान, नॉट गीत। ठीक है, तो गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको उपाधि जो थे महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं देखिए, सब सब्जेक्ट सेम ही है, सब इंटरलिंक है, इंटरडिपेंडेंट है। आज तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, जब वर्ल्ड ग्लोबलाइज है तो कोई सब्जेक्ट ग्लोबलाइज क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो एवरी सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंटरडिपेंडेंट, सो यू कैन नॉट इग्नोर एनीवन, यू नो, सो वी हैव टू स्टडी थ्रू आउट एंड वी ट्राई टू इंटीग्रेट all of the subject whenever we need it. ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जी, ये तो आपको मैंने गोल्डन राइस के बारे में बता दिया, उसके बाद सुपर राइस के बारे में भी आपसे मैंने बात किया। तो गुरुदेव सिंह खुस ने जो है इसका वो प्रतिपादन किया। अब आता है एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस दैट इज कॉल्ड एम्नियोटिक फ्लूइड टेस्ट या एएफटी टेस्ट किया जाता है। एक मेथड है एएफटी जिसको बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड टेस्ट, एम्नियोसेंटेसिस, that is used for sex determination, that is called coital sex। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जबकि ये गैर कानूनी है। ठीक है, आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, सेक्स डिटर्मिनेशन गैर कानूनी बना दिया गया, नहीं तो बच्चों का लिंगानुपात बहुत कम था, जेंडर जो है जेंडर इक्वलिटी जो है काफी खतरे में था। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो किया जाता है वो एएफटी मेथड से किया जाता है। एंड व्हाट इज दिस एएफटी मेथड? दिस एएफटी मेथड इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट किया जाता है सेक्स जो डिटरमाइन करने के लिए कि फेटल का सेक्स ये आपको डिटरमाइन होता है इसमें। सो रेस्ट्रिक्शंस जो है, रेस्ट्रिक्शंस इन न्यूक्लियेजेस आर एंजाइम्स दैट कट ए डीएनए molecules and divide DNA by genetics engineering and rejoined by DNA lipase enzyme के द्वारा। तो restrictions endonucleases are enzyme, ठीक है, जिसको REN कहते हैं, वो डीएनए को कट करता है, डीएनए की जो मॉलिक्यूल है उसको कट करेगा, डिवाइड करेगा डीएनए की मॉलिक्यूल को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से और उसको रीजॉइन करेगा डीएनए के लाइपेज एंजाइम से। तो ये सब सारी क्रियाएं जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान आपको पढ़ने को मिलेगी। अब आता है ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टेन जो है एक एमआरएनए का फुल रेंज होता है, जो मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको। ठीक है, एमआरएनए को एक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो फॉर द फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्टोम के अंतर्गत कलेक्शन जो होता है आरएनए का होता है। एंड यहाँ पे जो है आरएनए क्या करेगा, एक मॉलिक्यूलर ब्रिज के तौर पे काम करेगा। ब्रिज क्या होता है? जब गैप को कम करना, दैट इज द मॉलिक्यूलर ब्रिज बिटवीन द डीएनए एंड द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो आरएनए मदद करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो मदद करता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में। तो इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर ब्रिज का काम करता है ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ब्रिज के तौर पे एक काम करेगा ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर ब्रिज बिटवीन द आरएनए एंड देन डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टोम। अब ये जो है लाइफ के जो फंक्शंस है उसको जो है ट्रांसक्रिप्टोम कैरी करेगा। ठीक है, तो फंक्शन देखिए, सेल ऑफ लाइफ, सेल क्या है? लाइफ। ठीक है, एक तरह से लाइफ का बेसिक यूनिट है सेल। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्टोम है, ये है ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम क्या करेगा, ये आपको फंक्शन जो होती है लाइफ की, फंक्शंस ऑफ लाइफ दैट विल बी कैरीड बाय दिस ट्रांसक्रिप्टोम। आर्थर कॉर्नबर्ग का नाम सुनोगे, आर्थर कॉर्नबर्ग
इन्होंने डीएनए वायरस को सिंथेसाइज किया था विट्रो के अंतर्गत, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस में डीएनए इन विट्रो। तो डीएनए का जो सिंथेसिस किए थे, डीएनए सिंथेसाइज्ड, ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज बाय आर्थर कॉर्नबर्ग, ठीक, आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को सिंथेसाइज किया था। बायोचिप, बात करते हैं बायोचिप, एक माइक्रोचिप है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत रहता है, ठीक है। बायोचिप क्या है? एक माइक्रोचिप होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत रहता है, ठीक है। तो जब भी मैं बायोचिप की बात करूँ ना, तो बायोचिप को ये समझिएगा कि बायोचिप इज नथिंग बट इट कंप्राइजेस विद द आरएनए, डीएनए एंड देन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बायोचिप बायोचिप comprises RNA, ठीक है, DNA एंड देन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड। तो ये बायोचिप के अंतर्गत एक माइक्रोचिप है जो कि आरएनए को डीएनए और प्रोटीन रखता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको जानकारी में रखनी चाहिए। अब आता है जेनेको टेक्नोलॉजी। जेनेको वो टेक्नोलॉजी है जिसकी टेक्निक ये है कि ये प्री इंफॉर्मेशन को जो है ये आपको जेनेटिक्स बचाती है। टेक्निक्स फॉर प्री इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेनेटिक डिजीज। मान लिया जाए किसी के अंदर अगर कोई बीमारी पैदा हो रही तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही जो है आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेनेको टेक्नोलॉजी, ठीक है। सोचिए टेक्नोलॉजी कितना आ गया कि मतलब प्री स्टेज में ही आपको जो है डिजीज जो है डायग्नोज हो जाएगी, ठीक है। डिजीज डायग्नाइज हो जाती है, ठीक है, डायग्नाइज कर दी जाएगी, ठीक है। डिजीज जो है डायग्नाइज हो जाएगी। तो ये याद रखना है इसमें, जेनेको टेक्नोलॉजी कितना कारगर है आज के दौर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है बायोटेक, ठीक है। तो जेनेटिक्स का हो गया, अब बात करें बायोटेक। बायोटेक के अंतर्गत बात करेंगे, ये इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। That industries that use all of organisms, their substance and their biological process is known as biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी वेयर टेक्नीशियन या साइंटिस्ट, ठीक है, यूजेस all types of organisms और substances, ठीक है, all types of substances to produce desired biological equipment, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। इसके अंदर बैक्टीरिया का निर्माण किया जाएगा, एलिमेंट से इसके अंदर मदद की जाएगी। सो अब आता है बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन का अब देखिए, बायोमैग्निफिकेशन समझिए। बायो जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको एकदम फैक्ट बताऊंगा। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? देखिए, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायो स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या समझना, बायोलॉजी हो गया। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, इसमें आप चीजों को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, क्या करते हो, कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास से जो छोटी चीज होती है उसको बड़ा स्तर पे देख पाते हैं। उसी तरह से बायोमैग्निफिकेशन के दौरान, बायोमैग्निफिकेशन जब होगा तो वो चीजें जो है कुछ ऐड ऑन होकर के दिखती है। इसमें जो है नंबर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल आप पढ़े होंगे ना एनवायरमेंटल के अंदर, T1 लेवल, ट्रॉफिक 1, ट्रॉफिक 2, ट्रॉफिक 3, ट्रॉफिक 4, इस तरह से ट्रॉफिक होता है। तो समझिए बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस के दौरान टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए T1 में प्रोड्यूसर क्लास आया, ठीक है, मतलब पहला स्टेज में जो खाया, एक तो प्रोड्यूसर क्लास हो गया जिसका T1, मतलब पहला जो आपको कंज्यूमर क्लास हुआ T1, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, कंज्यूमर क्लास 2, T3 एंड देन T4। अब यहाँ पे समझिए कि एक ग्रास है, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर आया, ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉक्स आया, फ्रॉक्स के बाद
स्नेक्स आया और स्नेक्स के बाद जो है हॉक आया। ठीक है, तो ये तो आपका सीरीज है। तो ग्रास को खाया, जो खाया कौन खाया, ग्रास होकर। तो वो जितना उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल में उसने कुछ टॉक्सिसिटी लेवल को कंज्यूम किया होगा। वो टॉक्सिसिटी लेवल आगे ट्रांसफ्यूज होगी, आगे जाएगी, वो फ्रॉक्स में आ गई। फ्रॉक्स की जो लाइफ साइकिल होगी उसके अंतर्गत उसने अपने टॉक्सिसिटी लेवल उसकी बॉडी के अंतर्गत रहा होगा, जमा हुआ होगा, उसको स्नेक्स खाया। और स्नेक्स जब खाएगा तो इसके जो फेंजेज होते हैं उसके अंतर्गत जानते हो वेनम आता है। तो वेनम का निर्माण फ्रॉक्स के खाने से भी हुआ होगा। तो ये वेनम जो है इसमें स्नेक्स के अंतर्गत भी टॉक्सिसिटी बढ़ गई। अब स्नेक्स को खा गया हॉक, तो इसको जब खाया तो इसके अंतर्गत भी टॉक्सिसिटी लेवल। तो जब देखिए इंसान कितना चालाक है। ठीक है, अगर बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन में, तो हम इंसान कौन कौन से जानवर को खाता है बताइए। कभी T2 T3 T4 वाले को खाता है क्या? कभी किसी इंसान को कौवे को खाते हुए देखे? नहीं देखे ना। कभी किसी इंसान को वल्चर को खाते हुए देखे हैं? नहीं देखे। तो इंसान तो हम है ना, तो हम तो बहुत चालाक हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने फायदे के हिसाब से, ठीक है, देखा कि किस पक्षी को खाना चाहिए, तो हम उसी पक्षी को खाएंगे जो ट्रॉफिक लेवल में 1-2 पे हो, मतलब जिसने ग्रास को खाया हो, जो वेजिटेरियन हो, हम उसको कोशिश करते हैं खाने का। कुछ जो है, मान लीजिए कुछ चिकन है, ठीक है, हेंस है। अभी कुछ चिकन्स तो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं, कुछ तो कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, ठीक है, जो देहाती टाइप के होते हैं, तो हम उसको खाते हैं। मतलब ठीक है, कीड़े मकोड़े खा करके भी उसने कितने टॉक्सिसिटी को जमा किया होगा। तो टॉक्सिसिटी जिसमें लेस होता है हम उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि जहां टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ेगी वहां तो लीवर नहीं चलेगा और ना तो आपका किडनी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी टॉक्सिसिटी को ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाती। इसीलिए जिस इंसान के अंतर्गत लाइफ टॉक्सिसिटी लेवल ज्यादा हो जाती है, वो इंसान चाहे वो पक्षी ज्यादा दिन तक उसका लाइफ साइकिल नहीं होता। जैसे मान लीजिए वल्चर है, बाज है, इन लोगों की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा देर या सब नहीं होती, क्योंकि वो डेड डिकेइंग बॉडी पे रहता है, वो टॉक्सिसिटी लेवल उसमें ऑलरेडी हाई होता है। ठीक है, तो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव फ्रीडम टू चूज योर ओन चॉइस ऑफ फूड्स। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप बायोमैग्नीफाइड सिस्टम को समझते हैं तो आप अवॉइड कीजिएगा जो है टॉक्सिसिटी लेवल को लेने में। मान लिया जाए एक हेंस है, ठीक है, या चिकन है, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल है 2 इयर्स का। 2 इयर्स में जितना भी उसने टॉक्सिसिटी लेवल जनरेट किया होगा इन्वायरमेंट से, उसको जो है आप एक बार में खा करके आप उसकी 2 साल वाली जो टॉक्सिसिटी लेवल है उसको, उसका जो भी 10% ही मान लीजिए कंज्यूम किया होगा, तो उस टॉक्सिसिटी लेवल तो आपकी बॉडी के अंतर्गत आ गई। अब डेली आप चिकन ही खा रहे हो तो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगी। अब टॉक्सिसिटी लेवल को अगर चेक करना है ना, तो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, उनसे मेरी दोस्ती थी, तो उनसे मैं एक बार बात किया तो